गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी की आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए रॉयल्स एजुकेशन चैनल लेके आता है रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स सेशन। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ की भी चर्चा करेंगे जो वेरियस न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में प्रिंट होते हैं, उन सभी की बात होगी। तो चलिए सबसे पहले इशू की बात करते हैं। इंडिया ने बैन किया है 7 केमिकल्स को। ठीक है, ये 7 केमिकल्स क्या हैं, किस कैटेगरी के केमिकल हैं, क्यों बैन किया है, ये सारी बातें जानते हैं। तो जो यूनियन कैबिनेट है इस समय, जिसकी चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो उन्होंने क्या किया कि 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो पीओपी को बैन किया है। पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये सभी पीओपी किस में लिस्टेड थे? स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये सभी पीओपी लिस्टेड थे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो पीओपी होते हैं, पीओपी केमिकल्स होते हैं, अगर इनका एक्सपोजर हो जाए, अगर ये ज़्यादा कोई भी इंसान इनके कांटेक्ट में ज़्यादा आ जाए तो उसे कैंसर हो सकता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये 7 केमिकल्स जिन्हें बैन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ये कौन कौन से हैं? क्लोरडिकोन, हेक्साब्रोमोबाइफेनाइल, हेक्साब्रोमोडाइफेनाइल ईथर एंड हेप्टाब्रोमोडाइफेनाइल ईथर, टेट्राब्रोमोडाइफेनाइल ईथर एंड पेंटाब्रोमोडाइफेनाइल ईथर, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन। ये 7 केमिकल्स हैं। ये सभी स्टॉकहोम कन्वेंशंस में लिस्टेड थे। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होती है, पीओपी क्या होते हैं, ये दोनों की हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, यूपीएससी में अगर कोई कन्वेंशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब मीटिंग वगैरह से आता है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित आता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को किस किस देश ने साइन किया है, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर पूछा जाता है कि इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है या नहीं। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि स्टॉकहोम कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया है और बहुत पहले, वो भी 2006 में। तो पीओपी क्या होते हैं, पीओपी की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये जो पीओपी होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो एक बार इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो गए तो फिर काफ़ी समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात ये कार्बन बेस्ड होते हैं। दूसरी बात ये कि इन्वायरमेंट में जब ये लंबे समय तक रहते हैं तो उस दौरान सॉयल, वाटर और एयर, इन तीनों के साथ ये मिक्स हो जाते हैं। इन तीनों के साथ मिक्स हो करके ये अल्टीमेटली जो हमारी फूड चेन है, ह्यूमन फूड चेन, उसमें शामिल हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वहाँ पे वेरियस डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन इन्हीं पीओपीज़ की समस्या से बचने के लिए कन्वेंशन था। ठीक है अभी एक्चुअली। तो कन्वेंशन को जो कंट्री रेटिफाई कर देती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन को जो भी कंट्री रेटिफाई करती है, वहाँ की गवर्नमेंट पीओपीज़ की रिलीज़ को कम करने के लिए, यानी इन्वायरमेंट में पीओपी की मात्रा कम रिलीज़ हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए काम करती हैं। और उसी कड़ी में इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। सेकंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए, न्यूज़ में क्यों है, आप सभी को पता होगा हाथरस कांड के बारे में। तो हाथरस में क्या हुआ है कि कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि वो कि वो जर्नलिस्ट हैं, वो हाथरस में जा रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा। ठीक है, उनके खिलाफ ऐसा चार्ज आया है, यूएपीए का चार्ज लगाया गया है, यानी वो वहाँ पे जातिवाद वगैरह मुद्दे उठा करके, ठीक है, यानी जाति और धर्म को लेकर के लोगों को लड़ाना चाहते थे और इस जो घटना है, दुर्घटना है, इसका यूज़ वो करना चाहते थे सामुदायिक हिंसा भड़काने के लिए। तो इसलिए उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में उन 100 सेड जर्नलिस्ट को पकड़ा गया है। तो हम बात करते हैं यूएपीए की। देखिए, ये जो एक्ट है ये 1967 में पास हुआ था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले एसोसिएशंस हैं इंडिया में, उन्हें बंद कर दिया जाए। देखिए, जब ये एक्ट बना था तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, बट इसे बाद में 2019 में अमेंडमेंट लाके ये कर दिया गया कि अब कोई व्यक्तिगत पुरुष या महिला जो कि इस तरह के कार्य करती है तो उसे भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है,
तो जो भी इंसान भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करता है, उसको उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता है, तो उस पर ये एक्ट लगता है, ठीक है। और इसमें सेंटर को फुल पावर है, सेंटर कोई भी डिसीजन लेती है। मैक्सिमम इसमें जो सज़ा है वो डेथ पेनाल्टी और आजीवन कारावास है, फांसी और आजीवन कारावास, ये दोनों हैं, मृत्युदंड और आजीवन कारावास, ठीक है। अब देखिए, यूएपीए इंडिया और फॉरेन नेशनल दोनों पे लगाया जा सकता है। अगर कोई इंडियन ऐसा काम विदेश में जाके करता है तब भी उस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता ही दी कि पहले ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, ये 2019 में इंडिविजुअल्स के लिए भी हो गया। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। देखिए, पिछले 2 सेशंस में हमने बात की कि नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में क्यों मिला, किसे मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में क्यों मिला, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में क्यों मिला है बताइए, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में क्यों मिला है, किसे मिला है, इसका भी मैं कमेंट आपसे चाहूँगा कमेंट बॉक्स पे। तो अभी हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डूडना, इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री का, ठीक है। किस चीज़ के लिए, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का हमने बहुत पहले भी चर्चा किया था, जब एक सेशन हमने बनाया था कि कैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो कोरोना है उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई जा सकती है। तो क्रिस्पर की हमने वहाँ पे बात की थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जेनेटिक सीक्वेंस को हम काट सकते हैं, ठीक है। एक जो जीनोम होता है, जीनोम के अंदर जो कोई भी जेनेटिक सीक्वेंस है उसे हम काट सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, क्रिस्पर। तो इस चीज़ के लिए इन दोनों लोगों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। अब जब भी नोबेल प्राइज़ की बात होगी या किसी प्राइज़ की बात होगी तो यूपीएससी के लिहाज से हमें क्या ध्यान रखना है कि इंडियंस का इसमें क्या शेयर है कहने का मतलब कि इंडियंस को क्या ये प्राइज़ कभी मिला है। तो नोबेल प्राइज़ इंडियंस को भी मिल चुका है, कई बार मिल चुका है। 1979 में मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए, 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस के लिए, और 2007 में राजेंद्र के पचौरी को मिला था पीस के लिए। तो शांति के लिए 3 नोबेल प्राइज़ इंडिया को मिले हैं, ठीक है। टेरेसा जी, सत्यार्थी और के पचौरी जी, और इसके बाद 1 नोबेल प्राइज़ इंडिया को इकोनॉमिक्स में प्राप्त हुआ है अमर्त्य सेन जी को। इसीलिए कई बार एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले भारतीय, पहले और अभी तो ये एकमात्र भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इमेज आप देख रहे होंगे, बहुत प्यारी इमेज है। ड्रोन से यहाँ पे छिड़काव हो रहा है, और काश ऐसी फार्मिंग वगैरह इंडिया में चारों तरफ होती, तो उसी कंसेप्ट को लेके ये बात है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। हाल ही में एक सेशन चलाया गया। देखिए, आप सभी को पता है वैभव समिट इस समय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। वैभव समिट में क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके वेरियस बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़, इंडिया गवर्नमेंट उन सब का सेमिनार करवाती है, मीटिंग सा करवाती है, ठीक है। तो उसी कड़ी में एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया, सेंसर्स एंड सेंसिंग फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ICAR द्वारा, ठीक है। अब तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है, देखिए नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्रिसीजन कहने का मतलब कि सही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ना ही बहुत कम, उचित, ठीक है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक ऐसी अप्रोच है एग्रीकल्चर करने की जहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ना ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना ही बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, फार्मिंग में क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स नॉर्मली जो रूरल एरियाज़ में होती है फार्मिंग, जो कन्वेंशनल फार्मिंग के तरीके हैं, बहुत पुराने तरीके हैं जो किसानी के, उसमें क्या होता है कि वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल एक सेट अमाउंट ऑफ में कर देते हैं कि हाँ 1 बोरा 2 बोरा, है ना, मतलब वो ऐसे करके क्वांटिटेटिव अमाउंट में करते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहता है आप अपनी फील्ड की जांच कराइए, फील्ड की सॉइल को जितनी ज़रूरत है बस उतना उतना उसमें फर्टिलाइज़र आप यूज़ करिए, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल। और इसके बाद एक बात और आप जान लीजिए कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब क्या है। 2 इसके ऑब्जेक्टिव हैं, 2 इसके लक्ष्य हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सकेगा। देखिए, सस्टेनेबल अप्रोच
आज के युग में बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर वो आप खेती की बात करें, चाहे फिर वो आप यूपीएससी की तैयारी की ही बात कर लें, आपको अपनी एनर्जी बचा के चलनी होती है, फोकस बचा के चलना होता है। तो सस्टेनेबिलिटी तो हर जगह, ठीक है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा और हेल्दी फूड प्रोडक्शन होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल एड्रेस दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल।